Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र आपकी में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। 24 विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर को होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने चिनाब घाटी में की 3 रैलियां। उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु वाले बयान पर कहा, आतंकवाद से किसी का भला नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र को हाथ बदलेगा हालात नाम दिया गया। मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का वादा किया गया है। अहमदाबाद से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, मेरा जितना माखौल उड़ाना है उड़ा लो, अपमान का जवाब काम से दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने नमो भारत रैपिड रेल के साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। आम आदमी पार्टी विधायक दल की कल सुबह 11:30 बजे बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। इस्तीफे के साथ विधायक दल के नेता का नाम और समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। आज पीएससी की बैठक में बनाई गई रणनीति। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में लंबे समय से जारी गतिरोध के बाद हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के साथ ममता बनर्जी की पहली मीटिंग। कोलकाता में सीएम के घर पर आज हुई बैठक। मीटिंग का रिकॉर्ड रखने के लिए 2 स्टेनोग्राफर भी डॉक्टरों के साथ मौजूद रहे। सीबीआई को तोता वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऐसी टिप्पणियां संस्थाओं को निराश कर सकती हैं। संस्थानों के बारे में सचेत रहना होगा। संस्थाएं कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। वक्फ संशोधन बिल पर सुझाव देने की समय सीमा रात 12 बजे होगी समाप्त। अब तक ईमेल के जरिए 84 लाख सुझाव मिले हैं, लेकिन सुझावों के 70 बॉक्स आए हैं। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, किसी तरह का क्यूआर कोड जारी नहीं किया गया है। बाहर चलाए जा रहे क्यूआर कोड की मान्यता नहीं। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट से खुलासा, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। यूपी सरकार को भेजी गई जांच रिपोर्ट। परिवार वालों ने खाने में जहर मिलाने का लगाया था आरोप। और यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश। गाजीपुर में रेल ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का हॉज पाइप फटा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और फिक्र आपकी में आज की शुरुआत ग्लोबल है। इस खबर का फोकस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के जानी दुश्मन पर है। उनकी जिंदगी लगातार खतरे में है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में एक पूर्व राष्ट्रपति पर सिर्फ 64 दिन के अंदर दूसरी बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। पिछली बार 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर गोली चली। वो खुशकिस्मत रहे, गोली उनके कान को छू कर निकल गई। और इस बार फ्लोरिडा में 15 सितंबर को एक शख्स ट्रंप को मारने के लिए पहुंच गया। यह आरोपी AK-47 के साथ फ्लोरिडा में पाम बीच हाउस में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब पहुंच गया। इससे पहले कि वो ट्रंप पर गोली चलाता, एंड मौके पर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। हालांकि वो पहले भाग गया, फिर उसे पकड़ा गया। यह दुनिया के लिए हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जितनी सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार ट्रंप को मारने के लिए शूटर्स एकदम करीब पहुंच रहे हैं। सवाल उठते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जानी दुश्मन कौन है? ट्रंप की हत्या के लिए कौन कौन बार बार शूटर्स भेज रहा है? अमेरिकी इंटेलिजेंस ट्रंप की सुरक्षा में नाकाम क्यों है? सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी के बावजूद शूटर ट्रंप के इतने नजदीक कैसे पहुंच रहे हैं? सोचने वाली बात है। कौन है जो नहीं चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव भी न लड़े? क्या इसके पीछे एक ग्रुप है या एक लोन वुल्फ है? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे कि आखिर आरोपी के पकड़े जाने के बाद अमेरिका में किस तरह हलचल मची हुई है। तारीख 15 सितंबर, जगह फ्लोरिडा का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब। जिस वक्त भारत में रात के करीब 11:30 बज रहे थे, उस वक्त अमेरिका में दिन के करीब 2 बजने वाले थे।
डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के एक डोनर स्टीव विटकॉफ के साथ गोल्फ खेल रहे थे। तभी गोल्फ क्लब के पास झाड़ियों में हलचल हुई। सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट की नजर राइफल के साथ एक संदिग्ध पर पड़ी और सीक्रेट सर्विस एजेंट ने तुरंत फायरिंग कर दी। ट्रंप वेस्ट कोस्ट का दौरा करने के बाद शनिवार को ही फ्लोरिडा आए थे। यहाँ पाम बीच पर उनका घर है। रविवार को वो गोल्फ खेलने पहुंच गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर थी। जो राइफल आरोपी के पास थी उसकी रेंज करीब 800 मीटर तक बताई जा रही है। सीक्रेट सर्विस एजेंट के हमलावर पर फायर करते ही वो भाग निकला। वहां एक चश्मदीद ने हमलावर की गाड़ी की तस्वीर खींच ली। सीक्रेट सर्विस ने नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी का पीछा किया। गोल्फ कोर्स से 60 किलोमीटर दूर हमलावर को पकड़ लिया। अब इस वीडियो को देखिए। हेलीकॉप्टर से आरोपी का पीछा किया गया और उसने सीक्रेट सर्विस को देखते ही सरेंडर कर दिया। आरोपी के पास से 2 बैग और 1 राइफल बरामद की गई। एफबीआई ने खुलासा किया है कि ट्रंप पर हमले के आरोपी का नाम रायन वेस्ली राउत है। अब वो एफबीआई की गिरफ्त में है, जबकि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं सुरक्षित हूं, मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन इससे पहले घटना को लेकर कोई भी अफवाह फैले, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं, मुझे कोई भी चुनाव प्रचार से पीछे नहीं हटा पाएगा, मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। अब सीक्रेट सर्विस से लेकर एफबीआई आरोपी से पूछताछ में लगी है कि आखिर वो ट्रंप को क्यों मारना चाहता था। अंग्रेजी में एक चीज होती है, उसको कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। ट्रंप के ऊपर जब पहली बार शूटिंग हुई थी तो सीक्रेट सर्विस एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि कैसे ईरान कहीं ट्रंप को मारने की कोशिश ना करे। तब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अब जिस इंसान ने, रायन रूथ, जिसने गोल्फ कोर्स के पास गोली चलाई, उसने एक सेल्फ पब्लिश बुक की है, मतलब उसने खुद किताब छापी है। उसमें उसने कहा है ईरान से कि वो ट्रंप को मार दे। डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ट्रंप पर हमले की कोशिश के बाद सभी ये सवाल करने लगे हैं कि आखिर ट्रंप को कौन मारना चाहता है। सवाल बाइडेन प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। ट्रंप की सुरक्षा में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स लगे हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के 2 सबसे प्रबल उम्मीदवारों को सीक्रेट सर्विस सुरक्षा देती है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के बिना वारंट के न सिर्फ गिरफ्तारी कर सकते हैं, बल्कि अमेरिका में यह सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है। इसके बावजूद ट्रंप के आसपास उनकी हत्या के इरादे से पहुंचने वाले शूटर्स कैसे मंडरा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो रायन रूथ है, जिसने गोली चलाने की कोशिश की, इसको सीक्रेट सर्विस से चैलेंज किया था। नॉन स्टॉप गोलीबारी हुई थी वहां पर। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि पूर्व राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस घटना की जांच जोरों पर है और एजेंसियां घटना के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में लगी। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है, फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी की रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। मुझे खुशी है कि वो सुरक्षित है। अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। चौंकाने वाली पोस्ट ट्रंप के कट्टर सपोर्टर और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क की तरफ से आई है। एक यूजर ने लिखा है, वो लोग ट्रंप को क्यों मारना चाहते हैं। इसके जवाब में इलॉन मस्क ने एक विवादित पोस्ट किया। मस्क ने लिखा, कोई बाइडेन और कमला हैरिस पर हमले की कोशिश भी नहीं कर रहा है। इलॉन मस्क के इस जवाब के बाद एक अलग तरह की मीम सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगी है। इसमें दिखाया गया है कि कमला हैरिस 0, डोनाल्ड ट्रंप 2, यानी अब तक कमला हैरिस पर एक बार भी हमला नहीं हुआ है और ट्रंप पर 2 बार हमले हो चुके हैं। इस पर विवाद जब बढ़ने लगा तब इलॉन मस्क ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। एक तरफ अमेरिका में जबरदस्त हलचल मची है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को मारने के लिए पहुंचे हमलावर को लेकर कई रिपोर्ट सामने आने लगी। आखिर वो कौन है, उसका मकसद क्या है, इस पर हमने फिक्र की एक फाइल तैयार की है। आपको देखना जरूरी है। ट्रंप पर अटैक के लिए गोल्फ क्लब पहुंचे आरोपी रायन वेस्ली राउत की तस्वीरें जब वायरल हुई, तब उसके बारे में कई चौंकाने वाली बातें और वीडियोस भी सामने आने लगे। इस वीडियो को देखिए। दावा किया जा रहा है कि 2 साल पहले आरोपी रायन वेस्ली यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए कीव पहुंच गया था।
ये वीडियो यूक्रेनी आर्मी के जवानों ने ही रिकॉर्ड किया था। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आरोपी लगातार तस्वीरें पोस्ट करता रहा है। एक तस्वीर में उसने दिखाया कि वो कीव में प्रेसिडेंशियल हाउस के बाहर खड़ा है, जबकि दूसरी तस्वीर में वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा था। इसके अलावा अमेरिका के ब्लैक रॉक के कमर्शियल में भी ट्रंप पर हमले का आरोपी दिखाई दिया था। ऐसे में FBI के लिए रायन वेस्ली एक पहेली बन चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रायन वेस्ली अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला है। वो ड्रग रखने और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। वो एक शेड बिल्डिंग कंपनी चलाता है जो बेघरों के लिए घर बनाती है। फिलहाल आरोपी रायन वेस्ली राउत का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आरोपी के सोशल मीडिया से पता चला है कि उसने 2016 में ट्रंप को वोट दिया था, लेकिन अब वो ट्रंप को मारने के लिए क्यों पहुंच गया, ये पता लगाना FBI के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी बता दें जो आप थोड़ी देर में हमारे अगले शो परवादेश की में देखने वाले हैं। वो ये है कि यूक्रेन की एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूक्रेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट। इसके लिए रायन रूथ वॉलंटियर्स इकट्ठा कर रहा था जो यूक्रेन के युद्ध के लिए लड़ाई लड़े, और बकायदा उसने इसको लेकर यूक्रेन के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में वीडियो भी बनाया है। हालांकि अब ये जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने डिनाई किया है कि उसका इस इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान का कनेक्शन, यूक्रेन का कनेक्शन, बहुत रायता फैला हुआ है इसमें। सीक्रेट सर्विस के लिए बहुत मेहनत लगेगी। वैसे आपको यह बताना जरूरी है कि अमेरिका में राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों पर हमले का इतिहास पुराना है। अमेरिका में 4 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन पर पद पर रहने के दौरान या उसके बाद हमले हुए हैं। ये सभी इन हमलों में बच गए। ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में भाषण के दौरान गोली चली जो उनके कान को छूकर निकल गई। वर्ष 1981 में रोनाल्ड रीगन पर हमला हुआ था। हिल्टन होटल के बाहर उन पर गोली चलाई गई जिसमें वो जख्मी हो गए। 1975 में जेराल्ड फोर्ड पर 3 हफ्तों में 2 बार गोली चली, दोनों ही बार वो बच गए। वर्ष 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट पर चुनाव प्रचार के दौरान सीने में गोली लगी, लेकिन अस्पताल जाने से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के बीच भाषण देने पर जोर दिया। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति रहे जिनकी हत्या कर दी गई। वर्ष 1865 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति लेजेंड इब्राहिम लिंकन की वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में जॉन विल्किंसन बूथ ने हत्या कर दी। 1881 में अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड को वॉशिंगटन में एक रेलवे स्टेशन पर गोली मारी गई, उनकी मौत हो गई। 1901 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की न्यूयॉर्क में एक कट्टरपंथी ने हत्या कर दी। 1963 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की टेक्सास में ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली चलाकर जान ले ली थी। हालांकि उनकी हत्या से जुड़े कई रहस्य अभी भी। कुल मिलाकर अमेरिका के चुनावी मौसम में ट्रंप पर 2 बार बड़े हमले होना हैरानी की बात है। यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। इंटरेस्टिंगली, यह वो अमेरिका है जो पूरी दुनिया को सिक्योरिटी देने की बात करता है और उसके अपने प्रेसिडेंट, बल्कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, सुरक्षित नहीं। व्हाट एन आयरनी। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं भी लगा ले। ग्लोबल फिक्र के बाद अब आपको शुद्ध देसी खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं। यहां की वादियों में आज 3 कलेश ट्रेंडिंग है। 3 कलेश। पहला कलेश राजनीतिक है, पॉलिटिकल। 48 घंटे बाद जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान होगा। हिस्टोरिक डे है और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। यह फर्स्ट राउंड जीतने के लिए हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह ने पडेर, किश्तवाड़ और रामबन में चुनाव प्रचार किया और 2 विधान और 2 प्रधान और 2 झंडे पर बड़ी बात कही। आतंकवाद को लेकर उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए। उनके शब्द बाणों पर हमने एक चुनावी रील तैयार की है जो आप आगे देख पाएंगे। दूसरा कलेश एक गठबंधन को लेकर, जिसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने प्रतिबंधित
जमात इस्लामी के साथ चुनावी गठबंधन किया है। इस गठजोड़ पर घाटी में सियासी गदर मचा हुआ है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस गठबंधन पर कितने बेचैन हैं, यह आपको जरूर देखना चाहिए। और तीसरा कलेश आतंकियों से जुड़ा है। चुनावी प्रक्रिया के बीच दहशत पैदा करने के लिए आतंकवादी हैं। हमारे पास आतंकियों से जुड़े कुछ वीडियो सबूत हैं और सूत्रों से आतंकी घुसपैठ पर कुछ सतर्क करने वाली जानकारियां हैं, जिन्हें हम आपको बस कुछ सेकंड में दिखाने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर पर फिक्र की फाइल का पहला पन्ना आतंकवाद पर केंद्रित है। आप बारामूला में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों के एनकाउंटर का एक वीडियो कल से देख रहे होंगे। 40 सेकंड का यह वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि एक आतंकवादी एनकाउंटर साइट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ फायरिंग में वो मारा जाता है। सबसे पहले आप वीडियो एक बार फिर देखिए, फिर इस एनकाउंटर की इनसाइड रिपोर्ट। बारामूला में यह एनकाउंटर शनिवार को हुआ था। बाद में इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सेना की 10 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स कहते हैं कि कश्मीर में आतंकियों को राष्ट्रीय राइफल्स का नाम सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं। आरआर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर संजय कन्नौत ने बताया कि सेना को खीरी गांव में आतंकवादियों की गतिविधियों के लगातार इनपुट्स मिल रहे थे। पता चला था कि इसी इमारत में कई आतंकवादी छिपे हुए हैं और 1 अक्टूबर को बारामूला में होने वाले विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है। इसके बाद ड्रोन से उनकी लगातार निगरानी की जाने लगी। शनिवार को जब इमारत को चारों ओर से घेर लिया गया तो ये आतंकवादी मौके से भागने की फिराक में थे, लेकिन ड्रोन से उनकी मूवमेंट पर नजर बना के रखी गई और इस दौरान सुरक्षा बलों ने इन पर इतनी गोलियां चलाई कि आतंकवादी मौके पर ही ढेर हो गया। ब्रिगेडियर संजय कन्नौत ने बताया कि इस एनकाउंटर में कुल 3 आतंकवादी मारे गए। यहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई और सबसे बड़ी बात, विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 18 सितंबर को पहले दौर की वोटिंग होगी। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, इसकी फुल गारंटी है। बस यही सोचकर पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी हुई है। उसकी परेशानियों की मात्रा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। वो बॉर्डर से काफी संख्या में आतंकवादियों की घुसपैठ कराना चाहता है। पिछले के 1 हफ्ते में ही 3 बार आतंकी घुसपैठ का प्रयास किया जा चुका है। 1 बार सीजफायर का उल्लंघन भी हो चुका है। इस दौरान 3 बार आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई। सूत्रों से खबर है कि एलओसी के उस पार 70 से 80 आतंकवादी घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना के बंकरों में डेरा जमाए हुए हैं। मुनीर की फौज के आला अधिकारी और आईएसआई इन आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। पाकिस्तान चाहता है कि वह अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में कैसे भी करके बाधा डाल पाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संदेश जाए कि जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश नहीं है, पाकिस्तान परेशान है। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में टर्नआउट हुआ, उसको डर है कि कहीं विधानसभा में भी यह हो गया तो फिर उसकी कोई पूछ नहीं रहेगी, जो कि अभी है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान शायद भारतीय सेना की शक्ति को ना पहचानने की बड़ी भूल कर बैठा। हर आतंकवादी को पाताल में दफन करने का पुख्ता इंतजाम पहले से कर लिया जाता। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान आतंकियों के खात्मे पर यही संकल्प दोहराया। किश्तवाड़ में रैली के दौरान विपक्षी दलों पर उनकी सियासी कमान से कौन कौन से तीर निकले, आप इसको देखिए। उनके भाषणों में आतंकवाद प्रमुख मुद्दा था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना आ पाएगा। 1990 की तरह आज भी आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सियासी फायदे के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों दलों ने ऐसे वादे किए हैं कि सत्ता में आए तो आतंकवादियों को जेल से छोड़ेंगे।
इसके बाद उन्होंने चैलेंज किया, कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत की भूमि पर फिर से आतंकवाद को फैलाए। आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैं आपको बता कर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से, खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? वो लंदन में गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे मित्रों, लंदन में गर्मियों का वैकेशन। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला जी के दादा को सालों तक जेल में करा, अब मोदी जी के सामने जीतने के लिए ये राहुल और उमर इलू इलू कर रहे हैं भैया, इलू इलू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने आज यह भी कहा कि यहां मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन एक धड़ा और है जिसके कारण यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि इस सियासी धड़े को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही बीजेपी का गेम प्लान बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए बारामूला से सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर राशिद, जिन्होंने फर्स्ट राउंड की वोटिंग से एन पहले प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से गठबंधन करके सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। राशिद की पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय प्रत्याशी कश्मीर में कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ठीक एक दिन पहले इंजीनियर राशिद की पार्टी ने जमाते इस्लामी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की। इसके तहत जहां अवामी पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वहां जमात के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार साथ देंगे और जहां जमात के समर्थन वाले निर्दलीय कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिनकी संख्या टोटल 4 है, वहां इंजीनियर राशिद की पार्टी का समर्थन करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी उनका साथ देंगे। और जहां दोनों ही पार्टियों के समर्थन वाले निर्दलीय कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहां फ्रेंडली फाइट की जाएगी। अब इस ऐलान से परेशान कौन कौन है, यह भी सुनिए। पॉलिटिकल पंडितों को लगता है कि इसका सीधा नुकसान जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। यह गठबंधन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों में सेंध लगा सकता है। इसीलिए गठबंधन का ऐलान होते ही दोनों ही दल इंजीनियर राशिद के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। इंजीनियर राशिद को एक बार फिर से बीजेपी का सियासी एजेंट बता दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पहले डाउट नहीं था, लेकिन जो इंजीनियर राशिद ने कैंडिडेट सिलेक्शन किया है उससे लगता है कि इसके पीछे बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। यहां आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद पर टेरर फंडिंग के आरोप थे। वो 5 साल जेल में रहा है और वो चुनावी प्रचार करने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। इलेक्शन के जो हमारा अलायंस है उसकी बुनियाद खुलूस पे है। उसके लिए इलेक्शन में हम अलायंस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं हम उनकी हिमायत करेंगे। ड्रामाबाजी बंद करो, कश्मीर का समय गठबंधन बन रहे हैं। ये जो रैडिकल तंजीम थे वो लोग साथ आ रहे हैं, फिर से एक रैडिकल आइडिया सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बातें वो लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता उन ताकतों से सावधान रहना। तो आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है। जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम
नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लेंगे। इंजीनियर रशीद अब जमात इस्लामी के साथ मिला है और जमात इस्लामी और इनके दरमियान इत्तेहाद हुआ है। जमात के अपने पैकेट्स हैं, बहुत सारे इलाकों में उनके अच्छे खासे वोट हैं। अगर ये दोनों वहाँ मुश्तरका तौर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इत्तेहाद एक ज़बरदस्त मामला सामने ला सकता है कश्मीर की सियासत के। यहां पर जिस जमात का चर्चा हो रही है वो जमात ने 1969 में पहली बार पंचायत चुनाव लड़ा। बारामूला से 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 72 में 5 विधानसभा सीटें वो जीते और उनमें से एक सैयद अली शाह गिलानी ने जीती थी। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। खैर आगे बढ़ते हैं। फिक्र में अब मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल वाली फाइल खोलते हैं। मोदी 3.0 में आगे का ब्लूप्रिंट आ गया है। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से 3 बड़ी न्यूज पता चली है। वैसे तो कई खबरें हैं, लेकिन हमने आपके लिए वो 3 खबरें चुनी हैं जो देश के लिए बड़े मुद्दे हैं। चौक चौराहों और राजनीतिक गलियारों से लेकर चुनावी अखाड़ों तक इन पर वाद विवाद होते रहते हैं। ये 3 बड़े मुद्दे हैं। समान नागरिक संहिता, जिसे आप UCC के नाम से भी जानते होंगे। जनगणना, जो जाति जनगणना का सोर्स बन सकती है। इसके अलावा एक देश एक चुनाव। इन तीनों खबरों को हम एक एक करके डिकोड करेंगे। शुरुआत UCC से करते हैं। हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि देश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से सेकुलर सिविल कोड की जरूरत बताई थी। समान नागरिक संहिता के लिए 5 राज्यों ने समितियां बनाई हैं। इन सभी 5 राज्यों की समितियों की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। इसके बाद एक एक करके इन राज्यों में UCC का कानून बनाया जाएगा। 5 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आखिर में केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरे देश में इसे लागू करने के लिए कदम उठाएगी। उत्तराखंड से समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो चुकी है। किसी ने अदालत में इस कानून को चुनौती नहीं दी है। इसके अलावा असम और गुजरात में रिपोर्ट सबमिट होने वाली है। UCC पर आगे बढ़ने वाला चौथा राज्य संभवतः उत्तर प्रदेश है। ट्रायल के तौर पर सरकार शायद ये देखना चाह रही है कि 5 राज्यों में UCC लागू होने के बाद माहौल कैसा रहता है। अगर किसी राज्य के कानून में कोई त्रुटि रह गई तो उसे देश के लिए बनने वाले कानून में संशोधित किया जा सकेगा। अगर अदालत में चुनौती दी गई तो वहां से क्या आदेश आता है, इसका भी अंदाजा मिल जाएगा। इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद फिर इसे देशव्यापी कानून का रूप दिया जा सकता है ताकि कोई कमी या सवाल ना रह जाए। अब दूसरी खबर पर आते हैं। बात जाति जनगणना की करते हैं। इसके लिए अलग से प्लान बनेगा या फिर जनगणना के जरिए ही जाति का भी पता लगाया जाएगा? आपको इस सवाल का जवाब देते हैं, ध्यान से देखिएगा। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार ने देश में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। इसके जरिए देश की आबादी का पता चलेगा। जनगणना के लिए स्वगणना पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल से नागरिकों को खुद गणना करने का अवसर मिलेगा। मतलब इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। इस बार जनगणना पर 12,000 करोड़ से अधिक खर्च होने की संभावना है। 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। जनगणना अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसे रोकना पड़ा। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। जनगणना फॉर्म में जाति से जुड़े कॉलम को जोड़ने पर निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। सूत्र बता रहे हैं कि इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद से ही जाति जनगणना को लेकर विपक्ष की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं। नतीजे आने के बाद भी कई बार वो खुलकर इस पर चर्चा कर चुके हैं। यहां तक कि अपनी अमेरिकी यात्रा में भी वो ये मुद्दा उठा चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि तैयारी एक देश एक चुनाव को लेकर भी पूरी हो चुकी है। रामनाथ कोविंद कमेटी ने इसको लेकर एक रिपोर्ट सौंपी।
मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सूत्रों ने बताया है कि एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी 3.0 में ही बिल लाने की तैयारी है। बिल पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार को भरोसा है कि उस सुधार को सभी दलों का समर्थन मिलेगा। रामनाथ कोविंद समिति ने इससे लेकर रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की सिफारिश है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराए जाने का सुझाव दिया गया है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से एक देश एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों में भी इसका जिक्र है, यानी यूसीसी, जनगणना और एक देश एक चुनाव, 3 बड़े और विवादित मुद्दों पर मोदी 3.0 के कार्यकाल में ही मोहर लगने के संकेत। वैसे कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। वो 74 वर्ष के हो जाएंगे। कल ही पीएम मोदी की तीसरी पारी के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं, जिस पर सियासी टकराव जारी है। सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर अपने कामों की लिस्ट जारी की तो विपक्ष ने भी नाकामियों की सूची गिना दी। सरकार 100 दिन की उपलब्धियां बता रही है तो विपक्ष इसे 10 साल 100 दिन का गणित बता रहा है। पहले दोनों के दावे सुनते हैं, फिर कौन इस पर क्या बोल रहा है यह देखते हैं। देखिए, सरकार का दावा है कि तीसरी पारी के पहले 100 दिनों विकसित भारत के लिए तेज स्पीड और बड़े स्केल पर काम हुआ, जबकि कांग्रेस कहती है कि 100 दिन में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ यूटर्न लिए। सरकार ने बड़े बड़े बिल संसद में पेश किए और यूटर्न लेती रही। सरकार कह रही है कि विकसित भारत के लिए 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्ष 100 दिन में सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर 35 लाख करोड़ रुपए लूटे। सरकार कह रही है कि 100 दिनों में सिर्फ रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट और रोड के लिए 3 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए, 21 लोगों की मौत हो गई। सरकार का दावा है कि तीसरी पारी में त्रिपुरा में 35 वर्ष पुराना संघर्ष खत्म हुआ, 328 उग्रवादी मेन स्ट्रीम में लौटे। विपक्ष ने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि मणिपुर जल रहा है। 100 दिनों में जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले होते हैं, 21 जवान शहीद होते हैं, 15 नागरिकों की मौत होती है। सरकार दावा कर रही है कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी। आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार की शुरुआत 58 रुपए प्रति डॉलर से हुई थी, अब 84 रुपए प्रति डॉलर हो गया। पक्ष और विपक्ष के आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों की रिसर्च टीमें आंकड़े जुटाने में काफी मेहनत कर रही हैं, जो मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों के अलावा पक्ष और विपक्ष दोनों ने जुबानी तीर भी जमकर चलाए। मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा रही है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। जनता ने जनादेश 5 साल के लिए दिया है, कंटिन्यूटी के लिए दिया है, निरंतरता के लिए दिया है और उस निरंतरता के साथ ये सरकार काम कर रही है और आगे करेगी, सुशासन के संकल्प के साथ और समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ। और फिक्र में अब बात देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल की करते हैं। आज गुजरात में भुज से अहमदाबाद स्टेशन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिखाया है। वैसे कल तक इस ट्रेन को वंदे मेट्रो के नाम से बुलाया जा रहा था, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले इसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। आज हमने इसी स्पेशल ट्रेन पर फिक्र के फैंस के लिए एक वीडियो फाइल तैयार की है।
जैसे भारत में 2 से 3 शहरों को जोड़ने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ठीक वैसे ही नमो भारत रैपिड रेल भी काम करेगी, जो पूरी तरह से एसी ट्रेन है। हम आपको इस नमो भारत रैपिड रेल के सफर पर भी लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी की एक तस्वीर दिखाते हैं जो अहमदाबाद मेट्रो के अंदर की है। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे चरण में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार गिफ्ट सिटी होते हुए गांधीनगर तक किया है। इसी मेट्रो में आज प्रधानमंत्री मोदी ने सफर किया, लेकिन अब हम उस नमो भारत रैपिड रेल के बारे में बताते हैं जो 359 किलोमीटर की दूरी मात्र 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। भुज से अहमदाबाद के बीच इस ट्रेन की नियमित सेवा यात्रियों के लिए 17 सितंबर को शुरू होगी। इस ट्रेन में 12 कोच होंगे, जिसमें यात्रियों के बैठने के साथ खड़े होने की भी जगह होगी। नमो भारत रैपिड रेल भुज और अहमदाबाद के बीच में 9 स्टेशन से होकर गुजरेगी। हर स्टेशन पर ठहराव का समय 2 मिनट तय किया गया है। इस ट्रेन में एक बार में 1150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। 2058 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। भुज से अहमदाबाद के बीच नमो भारत रैपिड रेल का किराया 445 रुपए होगा। इसकी औसत रफ्तार 62 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की। इंटरेस्टिंगली वंदे भारत से इंस्पायर होकर इस ट्रेन को बनाया गया। खास बात यह भी है कि नमो भारत रैपिड रेल काम तो किसी लोकल ट्रेन या इंटरसिटी के तरह करेगी, लेकिन इसमें हाईटेक इंतजामों की लंबी चौड़ी सूची है। ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, डिजिटल रूट मैप इंडिकेटर लगाया गया है। इसके अलावा नमो भारत रैपिड रेल में इस तरह की सीट और फर्श हैं जो फायर प्रूफ हैं। नमो भारत रैपिड रेल में फायर डिटेक्टर सिस्टम है। हर कोच में सीसीटीवी कैमरा है। लोगों के लिए फोन चार्जिंग की सुविधा है। साथ ही इसमें वैक्यूम टॉयलेट है, मॉड्यूलर इंटीरियर्स हैं और मोबाइल एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी हैं। हम आपको नमो भारत रैपिड रेल पर एक रिपोर्टर रील दिखाते हैं। देश में पहली बार छोटे शहरों के बीच चलने वाली, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन शुरू हो रही है। हालांकि इसका नाम चेंज किया गया है, नमो रैपिड रख दिया गया है और पहली ट्रेन भुज से अहमदाबाद की ओर जा रही है। बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है। स्पेशली हम इस ट्रेन को देखने के लिए और यहाँ से इसमें सफ़र करने के लिए स्पेशली मैं मेरे गांव से आया हूँ। स्पेशली इसकी उत्सुकता थी पूरे फैमिली में, तो सबको लेके जा रहे हैं। पूरा परिवार में देख रहा हूँ। पूरा परिवार साथ में जा रहे हैं। अच्छा, कितना खुश हो रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया मजा आता है। इस ट्रेन के माध्यम से हम वो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज करना चाह रहे हैं और इसको, ये पूरे जो हमारा सेगमेंट है अनरिजर्व्ड ट्रैवल का, उसको उनको हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस।